हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं भौतिक विज्ञान का अंशाल्प आपको करा रहा हूँ। इसमें ये 2024 में पूछा गया ये लास्ट सेट है, 7वां सेट है और इसकी ये आज की पहली क्लास है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको कई क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोग चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, इसमें बहुविकल्पी की मैंने वीडियो बना रखी है, 3 वीडियो मैंने बनाया है। एक में 2024 के सभी 42 क्वेश्चन कराए हैं और एक में 2023 के और एक में आपको 2022 की। ठीक है, तो 24, 23 और 22 के मैंने 3 वीडियो बनाए हैं जिसमें 42 क्वेश्चन सभी बताए हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये टिक लगा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। बाकी आज का जो क्वेश्चन होगा, हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे खंड बा से। ठीक है, तो खंड बा का पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक। व्यंजक का मतलब आपको सूत्र लिखना है और मात्रक लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक यही है। ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण फार्मूला m बराबर n i है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। उसके बाद मात्रक पूछा था, तो मात्रक इसका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका ये पहला आंसर था। दूसरा आप लोग देखेंगे, सूक्ष्म तरंगे क्या है, इनका एक उपयोग बताइए। ठीक है, तो देखिए सूक्ष्म तरंगे क्या होती है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन, तो आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। सूक्ष्म तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य 1 × 10⁻³ मीटर से 3 × 10⁻⁻1 मीटर तक होती है। और उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग रडार प्रणाली में, उपग्रहों आदि में होता है। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आप लोग इसको याद कर लेंगे, इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखते चलें आप लोग। फिर ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है? ध्रुवण कोण की परिभाषा यहाँ पे बताना है, तो आप लोग इसको देखेंगे। ध्रुवण कोण किसी पारदर्शी माध्यम में आपतन कोण का वह न्यूनतम मान होता है जिस पर परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवित हो जाती है। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखेंगे, किसी पारदर्शी माध्यम में आपतन कोण का वह न्यूनतम मान। ठीक है, आपतन कोण के न्यूनतम मान को ही क्या कहते हैं? जिस पर परावर्तित प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित हो जाती है, उसी को ध्रुवण कोण कहते हैं। तो ये परिभाषा भी आप याद कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे, प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें कौन बड़ा है, आप ये देख लीजिए पहले। उसके बाद देखिए यहाँ पे -3 वोल्ट है और -5। माइनस में ये मतलब होता है कि जो जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। तो ये इससे छोटा है, इसलिए ये यहाँ पे होगा अग्र अभिनत। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें केवल इतना लिख देंगे अग्र अभिनत में। ठीक है, इसका आंसर जो लिखेंगे अग्र अभिनत में है, आंसर इतना लिख देंगे बस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व की परिभाषा, ठीक, ये 2024 के चौथे सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये याद कर लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी हुई, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से बदलने पर उसमें 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो उस कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। मतलब किसी में अगर धारा प्रवाहित करें तो 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से, ठीक है, 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो। ठीक है, 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो उससे क्या बोलेंगे? 1 हेनरी। तो आप यहाँ पे 2 शब्द याद रखेंगे ज़्यादा। ठीक है, कि 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से अगर 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो उसे 1 हेनरी कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषाएं छोटी छोटी याद कर लीजिएगा, इसमें देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक, ये एकदम आसान है, तो आप लोग इसको देखेंगे, ये परिभाषा से आप देख सकते हैं। ठीक है,
विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। तो हम सीधा बोल सकते हैं एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, आप अगर एकदम छोटी लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं विद्युत धारा और क्षेत्रफल के अनुपात, ये बटे में जो लगा होता है उसे अनुपात बोलते हैं। तो विद्युत धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे आप तीन प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, मैं आपको तीनों बता रहा हूँ। तो पहला आप लिख सकते हैं विद्युत धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। दूसरा, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तीसरा, आप ये याद रखेंगे किसी चालक के, ठीक है, किसी चालक के किसी बिंदु के, ठीक, किसी चालक के, यहाँ पे हम लिखेंगे आगे किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। उसके बाद इसका मात्रक पूछा है, तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक जो होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये 6 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन यानी 6 नंबर के। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप अगला क्वेश्चन, अनुगमन वेग, ठीक है, तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए। मतलब यहाँ पे संबंध का सूत्र आपको लिखना है, उसमें बता देना है क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे इसका, ये है देखिए अनुगमन वेग वी बराबर होता है ई वी इंटू टाउ अपॉन एम एल। ये फार्मूला होता है, फार्मूला लिखने के बाद हम बता देते हैं ई व एम इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान है, टाउ जो है श्रांति काल है, एल क्या है चालक की लंबाई, वी विभवांतर है, और देखिए यहाँ पे याद रखिए ई एम, ठीक है, ई एम एल टाउ ये जो है नियतांक है। जब ये सभी नियतांक है तो यहाँ पे देखिए वी डी जो अनुक्रमानुपाती होगा वी के, ठीक है, तो वी डी अनुक्रमानुपाती होगा किसके, विभवांतर के। तो बस इतना इसमें लिखना था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो आप लोग देखेंगे ये देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, खंड ब जो आता है, खंड ब 1 नंबर का और खंड सा जो होता है ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए इसमें ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे अनुपात हम इनसे पूछा है, क्या पूछा है, अनुपात। तो अनुपात के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे जो होगा गतिज ऊर्जा प्रोटॉन की और गतिज ऊर्जा अल्फा कण की, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ भी, और ये अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, ये जो होंगी आपस में बराबर होंगी। अब देखिए याद रखिएगा एम अल्फा मतलब मास ऑफ अल्फा कण, तो मतलब अल्फा कण का जो द्रव्यमान होगा प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक, तो आप ये दोनों बातें याद रखेंगे क्योंकि नीचे यह अभी काम आएगा। ठीक, तो ये इतने बराबर होता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फार्मूला होता है लैम्डा बराबर एच अपॉन रोड में 2m। ठीक है, 2m के होता है। ठीक, 2m के होता है, लेकिन यहाँ पे किसके लिए, प्रोटॉन के, तो यहाँ पे लैम्डा पी, और ये देखिए द्रव्यमान किसका लिखा है, प्रोटॉन का, गतिज ऊर्जा किसकी लिखी है, प्रोटॉन की। ठीक, तो ये फार्मूला होता है। इसी प्रकार जैसे लैम्डा पी बराबर वैसे लैम्डा एल बराबर अल्फा बराबर देखिए एच वैसे ही रहेगा, जहाँ पे ये पी है वहाँ पे अल्फा हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। अब अनुपात पूछा था तो हम क्या करते हैं, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा कर देते हैं। क्या करते हैं, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा। अब लैम्डा पी का मान एच अपॉन रोड में 2mp और के पी है। ठीक है, अब अगर इसके बटे में हम लिखेंगे, ठीक, अल्फा का मान इसके हम बटे में लिखेंगे तो इसका जब गुणा हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये एच नीचे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका देखिए इसके बटे, ये एक लाइन मैंने नहीं किया, इसके बटे ये वाला लिखा जाएगा, उसके बाद जब गुणा किया जाता है तो ये ऊपर हो जाता है और ये नीचे। ठीक, तो यहाँ से एच कैंसिल हो जाता है। उसके बाद 2m, देखिए 2m के, ठीक, हम निकालना था केवल एमपी और एम अल्फ़ा निकालना था, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एम पी, ठीक है, एम पी और एम अल्फ़ा। ठीक है,
यहाँ पे एम अल्फ़ा ये चीज़ से हमें मतलब नहीं, केवल हमें यहाँ पे एम अल्फ़ा से मतलब है और यहाँ पे एम पी से। तो यहाँ से देखिए एम अल्फ़ा और के अल्फ़ा, तो के अल्फ़ा और इसका हमें कोई मतलब नहीं के पी का। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एम अल्फ़ा बटे एम पी। ठीक है, अब देखिए एम अल्फ़ा का मान दिया 4 एम पी। कितना मान है 4 एम पी, तो ये 4 एम पी क्या है देखिए एम पी वैसे ही लिखा हुआ। तो देखिए एम पी से एम पी कैंसिल, रूट में 4/1 आएगा और रूट का अगर 4 का रूट निकालेंगे 2 आएगा, 1 का 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसको अनुपात में लिख देंगे। तो पहले इस लैम्डा पी अनुपात लैम्डा अल्फ़ा, यहाँ पे 2:1, तो इसका यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा। देखिए यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए। ये कई बार पूछा गया, समझ लीजिए सबसेट में पूछा गया। आपको मैं बताता हूँ इसमें से कौन कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखेंगे ये वाला। उसके बाद इसमें आप लोग इसको याद रखेंगे। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है ये अभी तक के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सेट के। ठीक है, जो कि 2000 आपसे 26 में 25 में ये वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद दिए गए, ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित करना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, पीछे भी कई सेटों में पूछा गया, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए आंसर क्या होता है, परमाणुओं में नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है, परमाणुओं में नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के द्रव्यमान के योग से सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमानों के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो आप लोग ये फार्मूला से समझ सकते हैं कि न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग माइनस नाभिक का द्रव्यमान। अगर आपको नहीं लिखना आता, नहीं ये याद, तो आपको मैं एकदम आसान तरीका बताऊं, सीधा आप लिख सकते हैं न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। बस यहाँ पे आपको अंतर बता देना, बाकी ये चीज़ें लिख देना है। क्या लिखेंगे, न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग और नाभिक का द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। वैसे दोनों परिभाषाएं आप लिख सकते हैं, आसान है, एक लिखना है, तो आपको जो अच्छी लगेगी वो लिख लीजिए। अब देखिए बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या होती है, तो नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण, आप लोग इसको याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों मतलब नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रखने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही बंधन ऊर्जा होती है। ठीक, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने की वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे दिए गए परिपथ में 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ये देख सकते हैं छोटा सा इसका सॉल्यूशन होता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए अग्र अभिनत में संधि। ठीक है, अग्र अभिनत में संधि डायोड का प्रतिरोध 0 होता है। अगर अग्र अभिनत होगा तो वहाँ पे प्रतिरोध का मान 0 होगा, ये बात याद रखिए। कभी कभी ये हो सकता है कि आपसे बहुविकल्पी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे अग्र अभिनत में संधि डायोड का प्रतिरोध 0 होता है। अब देखिए आर के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। अब देखिए आर के सिरों के बीच अगर हमें विभवांतर निकालना है तो हम ये क्या करेंगे, इस वाले विद्युत वाहक, ठीक है, इस वाले विभवांतर से हम ये वाला विभवांतर घटा देंगे। ठीक है, टोटल बैटरी का जो विभवांतर है वह 1.5 है और डायोड का विभवांतर कितना है, 0.5। तो बैटरी में से बैटरी वाले
में से हम क्या कर देंगे, डायोड वाले को घटा देंगे तो ये विभवांतर आ गए। विभवांतर कितना आ गया, 1 वोल्ट। देखिए 1.5 में से 0.1 जाएगा तो ये आएगा 1 वोल्ट। उसके बाद प्रतिरोध का फार्मूला आप लोग पता ही है कि R बराबर V/I होता है। V का मान 1 दिया है। और देखिए I का मान ये देख सकते हैं 5 मिली एम्पियर। जब भी मिली को हटाएंगे 10⁻³ से गुणा करेंगे तो -3 से गुणा कर दी। अब देखिए इसको हमने वैसे ही लिखा, माइनस को देखिए घात है, माइनस में ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी तो ये इतना हो जाएगा 1 × 10⁻³ अब देखिए यहाँ पे 3 का मतलब 3 जीरो लगा सकते हैं और 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 2 जीरो तो ये 200 ओम आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा जो 200 ओम। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हल हो चुका है। अगर आप देखें तो मैंने अभी तक आपको कितने क्वेश्चन कराए तो देख सकते हैं 6 क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन ये, 6 नंबर का ये, 8 नंबर का ये। ठीक है, मैंने अभी तक आपको 14 नंबर का करा दिया। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे ये जो खंडदा होते हैं सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे विस्थापन धारा क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी आप लोग याद रखेंगे। विस्थापन धारा, इसकी परिभाषा आप लोग जरूर याद रखेंगे। विस्थापन धारा क्या है, 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में x अक्ष के अनुदिश गतिमान है। निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 6.3। ठीक है, 6.3। उसके बाद इसमें J कैप, ठीक है, क्या लिखा है, J कैप वोल्ट प्रति मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तथा दिशा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका आप लोग हल देखेंगे, आंसर देखेंगे तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। विस्थापन धारा ये पीछे भी कई बार पूछा गया तो इसको आप लोग याद रखेंगे। विस्थापन धारा समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए एकदम छोटी सी परिभाषा, विस्थापन धारा समय के साथ परिवर्ती क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, इसी कारण इसे विस्थापन धारा अथवा मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी परिभाषा आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल इसमें कुछ दिया था तो देखिए वेक्टर E बराबर 6.3 J कैप, ये ऊपर जो लगा इसे कैप बोलते हैं। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। अब देखिए आपसे पूछा क्या था, चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो वेक्टर B बराबर क्वेश्चन मार्क। अब वेक्टर B बराबर फार्मूला होता है वेक्टर E/C। ठीक है, वेक्टर B बराबर वेक्टर वेक्टर E/C। E का मान देखिए 6.3 दिया है। ठीक है, और C प्रकाश की चाल है तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 × 3। ठीक है, 2.1 आएगा, ये ऊपर जाएगा माइनस में, घात ऊपर जाएगी माइनस में तो इसका आंसर जो आएगा 2.1 × 10⁻60 के कैप टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला, तो इसका ये आंसर होगा। अब देखेंगे आप लोग ये अगला क्वेश्चन। ठीक है, आज की इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन होगा तो आप लोग देखेंगे इसको कि देखिए C1 माइक्रोफैरड तथा C2 धारिता के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरड हो, तब C1 व C2 की धारिताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। और C1 ग्रेटर दैन क्या होगा, C2। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है, अच्छा भी क्वेश्चन है। और देखिए आपको मैं बता दूं यहाँ पे 6 नंबर इसका मैंने आपको बता दिया, उसके बाद 8 नंबर ये बता दिया, 8 6 14 और ये 6 नंबर। ठीक है, टोटल मैंने आपको आज की इस वीडियो में 25 नंबर का बताऊंगा सॉल्यूशन, तो आप लोग लास्ट तक इसको देखेंगे। देखिए समांतर क्रम में बोला था C1 और C2। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी है, 20। तो मतलब यहाँ पे देखिए C1 और C2 समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 + C2। तो यहाँ पे C का मान दिया है तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड, समीकरण 1 बना दिए। ठीक है, उसके बाद श्रेणी क्रम का आप लोग को फार्मूला पता होगा, नहीं पता तो आप लोग समझ लीजिए कि होता है
1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। और इसका एलसीएम जब लेते हैं तो आता है c1 और c2, इसका इधर गुणा हो जाएगा c2 प्लस c1। ये देखिए 1/c। और इसको जब बदल देते हैं तो ये भी ऊपर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे फार्मूला डायरेक्ट श्रेणी क्रम में ये फार्मूला होता है और तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरड है। ठीक है, अब देखिए C1 और C2 का मान दे रखा है। C1 और C2 का मान 20 माइक्रोफैरड, तो यहाँ की जगह देखिए 20 रखे ऊपर वाला वैसे। अब देखिए इसको हम गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका इसमें जैसे ही गुणा करेंगे तो देखिए ये 0 से 0.1 इधर आ जाएगा। तो देखिए 48 दुना होता है 96। ठीक है, तो इसका ये कितना C1 और C2 का मान कितना आ जाएगा 96 माइक्रोफैरड। तो इसे समीकरण 2 बना लेते हैं। जब देखिए समीकरण 2 बना लिए तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग याद रखेंगे। देखिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो इसका फार्मूला होता है देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहीं से समझ लीजिए a प्लस बी। ठीक, क्या लिखेंगे तो इसका फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, 4ab, तो ये फार्मूला होता है। और यहाँ से हमें a माइनस बी निकालना होगा, तो ये रूट में आ जाएगा। ये सब क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा ऊपर वाला। तो यहाँ पे वही चीज़ किया गया, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए C1 यहाँ से स्क्वायर हटा गया तो इसके ऊपर रूट। अब देखिए C1 प्लस C2 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 20 माइक्रोफैरड, 20 रख दिए। 4 वैसे ही लिख दिया। C1 और C2 का मान 96 है। कितना है 96 है। अब देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर होता है 400। और जब 4 का 96 में गुणा करते हैं, 4 छंग 24, 4 9 36, तो 38। ठीक है, 384 आ जाता है। अब इस यहाँ से घटाएंगे 400 में से 384 जाएगा तो ये 16 बचेगा, और 16 को रूट से निकालेंगे तो ये 4 आएगा। तो इसे समीकरण 3 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, समीकरण 3। जब समीकरण 3 बन गया C1 माइनस C2, और समीकरण 1 आप देखें C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों की हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से अगर देखें तो C1 C2 का मान ये है और माइनस में ये है, इसके बराबर देखिए 20 और ये नीचे 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको जोड़ दें तो देखिए C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा। C1 और C1 कितना 2C1, और 20 4 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 4 24 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से 24 को काटेंगे 12 बार में तो C1 का मान कितना आ गया 12 माइक्रोफैरड। जब C1 का मान 12 माइक्रोफैरड आ गया तो यहाँ पे योग होना चाहिए। तो देखिए C1 का मान 12 आ गया, तो देखिए 20 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो 12 8 20। यहाँ पे ऐसा क्या जोड़ना चाहिए कि 20 आ जाना चाहिए। तो C1 का मान 12 और 8 20, तो यहाँ पे C2 का मान क्या आ जाएगा 8 माइक्रोफैरड। अब यहीं पे इसका पूछा था कि अनुपात है, तो C1/C2 अनुपात निकालेंगे। C1 का मान देखिए 12 माइक्रोफैरड और C2 का मान 8 है। तो इसे 4 से काटेंगे, देखिए 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक है, क्या आएगा 4 3 12, 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ऐसे बटे में लिखा होता है उसको अनुपात में हम लिख सकते हैं C1 अनुपात C2 बराबर 3:2। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। और आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम आपको यहाँ से क्वेश्चन का हल कराएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।